प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों की यांत्रिक रूप का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर। नाम से लग रहा है कि ये कोई नापने का उपकरण है, तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। ये एक किसी नली में द्रव अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसमें प्रवाह की दर कितनी है, यानी 1 सेकेंड में कितना द्रव उससे प्रवाहित हो रहा है, ये नापने का एक उपकरण होता है जो कि बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी सिंपली से कह सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली के प्रमेय का एक अनुप्रयोग। ठीक है, बर्नौली के दो अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में है, एक है वेंचुरी मीटर और दूसरा है टॉर्सली की प्रमेय। तो आज हम लोग वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ते हैं टॉर्सली की प्रमेय क्या होती है, जहां पर वायसराय वेग के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। वेंचुरी मीटर का मतलब है कि ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी नली में बहने वाले द्रव की प्रवाह दर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्रवाह दर से मतलब होता है कि 1 सेकंड में उस नली से कितने लीटर पानी प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसकी सिंपली सी भाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी द्रव में, किसी नली में प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रवाह की दर से मतलब क्या हो गया, यानी द्रव प्रवाह की दर के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, द्रव प्रवाह की दर बराबर। अब द्रव प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है, किस नली में कितना एरिया है उसका, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और इनटू उस जगह कितना वेग है, ये द्रव प्रवाह की दर का फार्मूला होता है। आप इसका यूनिट से भी समझ सकते हैं। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें ए इंटू वी की, तो कैसे निकालते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर इंटू, ये तो एक यूनिट हो गई, मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी हो गई वेग की यूनिट। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये तो आएगा। तो ये क्या बताता है कि 1 सेकेंड में कितने घन मीटर उससे पानी बह रहा है। मतलब सिंपली आपको किसी भी नली में बहने वाला, प्रवाहित होने वाले द्रव की अगर प्रवाह दर निकालनी है तो क्या करना है, उस नली में उस जगह कितना एरिया है और उस जगह उस द्रव का वेग कितना है, इसका गुणनफल अगर कर देते हैं तो उस नली में में बहने वाले जो द्रव है उसकी प्रवाह दर ज्ञात हो जाती है। अब एरिया अगर मान लेते हैं वहां पर A1 है और वेग है V1, तो A1 इंटू V1 कर देंगे। अगर वहां पर एरिया A2 है किसी दूसरी जगह उसी नली में, तो उस जगह उसका वेग V2 है। तो मतलब हमारा कहने का यह है कि आप प्रवाह की दर अगर ज्ञात करनी है तो आपको एरिया इंटू वेलोसिटी करना है। किस जगह कितना एरिया है, क्योंकि एरिया के हिसाब से हम लोग अवगता के सामने पढ़ चुके, एरिया अगर चेंज हो जाएगा तो वहां पर वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी घटती है, गुणनफल हमेशा इक्वल रहता है। तो सिंपली सी बात है कि जब भी कहीं प्रवाह दर ज्ञात करनी हो तो आपको एरिया और वेलोसिटी का गुणा करके हम लोग उसको प्रवाह दर मतलब 1 सेकंड में कितने लीटर या कितने घन मीटर पानी का प्रवाह हो रहा है, ये हम लोग ज्ञात करते हैं किससे, वेंचुरी मीटर से। तो ये तो बात हो गई वेंचुरी मीटर की के सिद्धांत के बारे में। अब जरा इसकी बात करते हैं बनी कैसे होती है नली, ये कैसा उपकरण बना होता है। तो इसके लिए हम लोग उपकरण के लिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें एक क्षैतिज नली होती है इस तरीके से, इसकी संरचना आपको इस तरीके से बनानी है। ऐसी एक नली जिसका इस वाले भाग को, जो इधर चौड़ा जो भाग है उसको लोग कहते हैं एक्स भाग, और इधर जो बीच में जो सकरा भाग है उसको कहा जाता है जेड भाग हम लोग कहते हैं, और इधर जो चौड़ा भाग है उसको नाम देते हैं हम लोग वाई। ये वाला जो भाग है उसको हम लोग जेड भाग कहते हैं। मतलब सिंपली भाषा क्या लिखेंगे, इसमें एक क्षैतिज नली एक्स वाई होती है जिसके बीच में एक संकीर्ण भाग होता है, सकरा भाग होता है, ठीक है ना। और इस सकरे भाग में एक ऊर्ध्वाधर नली भी लगी रहती है ऊपर की तरफ ऐसे।
और एक चौड़े वाले भाग यानी एक्स वाला जो भाग है उसमें भी एक सेम रेडियस की एक ऊर्ध्वाधर नली लगी रहती है। ऐसे ये दो ऊर्ध्वाधर नलियां होती हैं, और जब इसमें पानी का जो फ्लो कराते हैं, पानी इसके अंदर जहां कहीं इसका प्रवाह दर अगर ज्ञात करनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है एक्स वाला हिस्सा उस नली में फिट कर देते हैं और इससे पानी फ्लो होने लगता है। जब पानी फ्लो होने लगेगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पर जो वेग है वो कम होता है। तो ये जो एरिया जो एक्स वाला जो भाग वहां पे एरिया ज्यादा है, उस एरिया को हम लोग मान लेते हैं यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, इसका एरिया मान लेते हैं A1, और यहां का जो एरिया सकरे वाले भाग जो इधर चौड़ा जो भाग उसका भी एरिया A1 है, ठीक है ना। इसका इधर सकरे वाले भाग का एरिया कम हो गया तो वो एरिया मान लेते हैं कितना है A2। यहां पर जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वहां का वेग है मान लेते हैं V1। इस जगह अब जाहिर सी बात है यहाँ एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ V1 है तो यहाँ ज्यादा होगी, वो मान लेते हैं मान हम लोग V2 है, ठीक है। अब यहाँ का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं P1 है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो है P2, ठीक है। अब जरा देखो, इतना तो हमने मान लिया। रचना आपको लिखनी है इस तरीके से, रचना में आपको लिखना है इसमें एक क्षैतिज नली XY होती है जिसके बीच में एक सकरा भाग Z होता है, X तथा Z भाग पर दो ऊर्ध्वाधर नलियां लगी होती है। दो ऊर्ध्वाधर नलियां हो जाए, उसको पानी जब इसमें फ्लो कराएंगे तो एरिया A1 माना एरिया ज्यादा है, वेग कम होगा। वेग कम होगा तो बर्नौली की जो प्रमेय है वो कहती है कि वेग जहां कम होता है वहां पर दाब अधिक होता है। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ जो पानी ऊर्ध्वाधर नली में ये ऊपर तक चढ़ जाएगा, ये पानी ऊपर तक चढ़ गया। यहाँ पर वेग चूंकि एरिया कम है तो वेग क्या होगा, ज्यादा। वेग ज्यादा होगा तो बर्नौली प्रमेय कहती है वहां पर प्रेशर कम होगा। जो प्रेशर कम होगा तो यहाँ भी पानी चढ़ेगा पर उतना नहीं चढ़ेगा जितनी उसके पहले वाले ऊर्ध्वाधर नली में चढ़ा था। यानी यहाँ सिंपली कह सकते हैं पानी चढ़ेगा तो लेकिन कम चढ़ता है। तो ये आपको मेजर करना है दोनों नलियों में कि जो जल स्तर है दोनों का, यानी जो द्रव का जो स्तर है वो कितना अंतर है उसमें, यानी ये जो हाइट है वो मान लेते हैं हम लोग H हाइट का अंतर है दोनों में। इसमें ज्यादा ऊंचाई तक पानी चढ़ा है, मान लेते हैं X ऊंचाई तक पानी चढ़ा, यहां पर चढ़ा Y ऊंचाई तक, तो दोनों का अंतर कितना है, H के बराबर है। इतनी बात आपको इसमें समझनी है सबसे पहले। क्लियर हो गया, मतलब सिंपली इसमें एक XY एक क्षैतिज नली होती है, ठीक है। और क्षैतिज नली में बीच में एक सकरा भाग होता है, सकरे भाग और चौड़े भाग में यानी X भाग और Z भाग में दो ऊर्ध्वाधर नलियां लगी होती हैं। जब किसी द्रव में किसी नली में द्रव का प्रवाह ज्ञात करना होता है तो X वाला जो भाग है उस नली में फिट कर देते हैं तो यहां से पानी का फ्लो शुरू हो जाता है। अगर प्रेशर हम मान लेते हैं X वाले भाग में P1 है, एरिया A1 है, वेग V1 है, और Z वाले भाग में प्रेशर P2, वेग V2 और एरिया इसका है A2। ये इतना आपको मान करके लिखना है। जब इसकी गणना करेंगे तो गणना में आपको ये लिख लेना है कि माना X भाग पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, द्रव का वेग V1, दाब P1 है, और Z भाग पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2, द्रव का वेग V2 तथा दाब P2 है, और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व मान लेते हैं रो है। जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका कितना है, रो। इतनी बात आपको पहले तो इसकी थोड़ी भाषा नोट्स के रूप में आपको बना लेनी है, उसके बाद इसकी जरा आप बर्नौली थ्योरम लगानी है। तो इतना पर नोट कर लीजिए पहले। तो बर्नौली की प्रमेय का यहाँ पर सिद्धांत यूज करना। बर्नौली प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब कोई द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येकांक आयतन की ऊर्जा नियत होती है। यानी X वाले भाग की जितनी एकांक आयतन की ऊर्जा होगी उतनी ही Z वाले भाग की एकांक आयतन की ऊर्जा होगी। तो कह सकते हैं कि X वाले भाग पर एकांक आयतन की ऊर्जा निकालो
और जेड स्थान जेड वाले भाग पर भी एक अंक आता है अनुकूल ऊर्जा निकालो, दोनों कैसे होनी चाहिए इक्वल। तो आपको यहाँ बर्नौली प्रमेय लगानी है। एक लिख सकते हैं यहां पर x तथा z भाग के लिए बर्नौली की प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय क्या कहती है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस रो GH1 वाला जो भाग है वो 0 हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल होकर के, क्योंकि ये कैसी नली है, क्षैतिज नली है। क्षैतिज नली में H1 बराबर H2 हो जाएगा, तो वो खत्म। हॉरिजॉन्टल नली के लिए आपको क्षैतिज नली के लिए लगाना है फार्मूला P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। और इसमें जो रो GH1 और प्लस रो GH2 वाला जो भाग होता है वो नहीं होगा, क्योंकि नली कैसी हमारी है, क्षैतिज नली है। ठीक है, क्षैतिज नली का आपको यह वाला सूत्र यूज करना है। आप समझ में आ रही है। अब जरा इसको पक्षांतर कर सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 और रो, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और तो यहाँ पर क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहां पर जरा ध्यान दो, इसको क्वेश्चन डाल लेते हैं फर्स्ट। ये जो P1 माइनस P2 तो क्लियर हो रहा है कि जहां पर वेग कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर प्रेशर ज्यादा है एक्स वाले भाग में, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी है कम, एरिया है ज्यादा। ठीक है, तो प्रेशर जब कम हो, यहां ज्यादा है, यहां पर प्रेशर है कम, तो कितना अंतर है, दाबांतर कितना है। दाबांतर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर दाब निकालना है तो रो GH1 रो GH2, मान लो ये ऊंचाई हम मान लेते हैं, ये तो ऊंचाई कितनी मान लें हम लोग H1, और ये ऊंचाई कितनी मान लेते हैं H2। यहां पर दाब कितना होगा, तो P1 कितना हो जाएगा, रो GH1, और P2 कितना हो जाएगा, रो GH2। ये हम लोग द्रव के दाब के सूत्र जानते हैं। तो अंतर कितना हो गया, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो G कॉमन लेकर के H1 माइनस H2 करेंगे। तो H1 माइनस H2 क्या, ये हाइट में से या डेटा हो तो क्या आ जाएगा, दोनों तलों में कितना अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, रो GH के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका मतलब है कि अगर दाबांतर निकाला तो कितना हो जाए, तो आपको यहां लिखनी है लाइन, आपको यदि ऊर्ध्वाधर नलियों में द्रव के तलों का अंतर h, तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, रो GH हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां ये क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हैं सेकंड। आप जरा यदि सेकंड नंबर इक्वेशन से P1 और P2 वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखनी है, तो आप समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो GH इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH ये लिख सकते हैं। या इसको हम लोग V1 कॉमन निकाल लो, V1 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, V1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर, क्यों कॉमन ले रहे हैं समझ में आ जाएगा, -1 इक्वल टू 2GH। इसको ही क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं थर्ड। क्यों कॉमन लिया है अभी क्लियर हो जाएगा।
कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हम V1 की वैल्यू निकाल पाए। हमारा उद्देश्य क्या है, द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करना। द्रव प्रवाह की दर मतलब अगर एरिया तो हमको A1 है, ये जो उपकरण बनाएंगे तो A1 को हम नाप ही लेंगे कितना है इसका एरिया है। V1 और पता चल जाए तो A1 इंटू V1 कर देंगे तो प्रवाह की दर निकल आएगी। या यहाँ का अगर V2 निकाल ले, यहाँ का एरिया पता है A2, तो A2 इंटू V2 कर देंगे तो प्रवाह की दर निकल आएगी। मतलब हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या है, V1 का मान ज्ञात करना। तो V1 कैसे निकलेगा, तो यहां से V1 को कॉमन लिया हमने, अगर V2 निकालना है तो V2 को कॉमन ले लो, ठीक है ना, और V2 कॉमन निकाल करके V2 वैल्यू निकल आएगी। अब जरा V2 अपॉन V1 कहां से लाएंगे हम, तो इसके लिए आपको अविरतता का सिद्धांत यूज करना है। तो अविरतता सिद्धांत क्या कहता है, अविरतता के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं सिद्धांत, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं हम लोग इसी तरह, V2 अपान V1 चाहिए तो V2 अपान V1 कितना हो जाएगा, V2 अपान V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 अपान V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपान A2। ये जरा वैल्यू यहां पर हमको पुट करनी है, ठीक है ना। तो क्या यहां लिख दें, समीकरण 3 में V2 अपान V1 का मान रखने, तो रख देंगे तो कितना हो जाएगा, V1 तो रहेगा इधर V1 स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2GH, ये हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V2 या V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2GH अपान, इसको जरा एलसीएम लो, A2 स्क्वायर, एलसीएम लेकर के इसको इधर करेंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये V2 कहां चला, A2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इनटू A2 स्क्वायर, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। या इसको हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1, तो V1 बराबर लिख सकते हैं इसको A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो V1 का मान जब निकाल लिया हमने, इसी प्रकार से अगर V2 अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे, इसी प्रकार अगर V2 का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर हम क्या करते हैं, हम लोग यहां से V2 कॉमन निकालते, V2 कॉमन निकालते तो यहां पर क्या हो जाता, 1 माइनस V1 अपान V2 आता, तो V1 अपान V2 की वैल्यू यहां से निकालते, फिर रखते, तो सॉल्व करते इस तरीके से, तो क्या आ जाता है, अब लिख सकते हैं इसको देख कर लिख सकते हैं, यहां क्या आ जाता है, A1 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ जाता है इसी प्रकार से। तो V1 निकाल लो या V2 निकाल लो, फिर हमको जब इतना निकाल लेंगे तो हमको निकालना है द्रव प्रवाह की दर, इतना नोट कर लो पहले। तो द्रव प्रवाह की दर कितनी हो जाएगी, द्रव प्रवाह की दर, द्रव प्रवाह की दर कैसे निकालेंगे हम लोग, या तो हम A1 इंटू V1 कर लो, या तो A2 इंटू V2 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। A1 का मान और A2 का मान, तो A1 और V1 का मान कितना आया, A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। या अगर हम चाहेंगे हम A2 इंटू V2 करके निकालेंगे तो भी क्या निकलता, A2 इंटू V2 का मान कितना आता, A1 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो प्रवाह की दर देखो, दोनों इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों सेम आया कि नहीं आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रवाह की दर अगर ज्ञात करनी है, द्रव प्रवाह की दर, तो आपको A1 V1 करना है, तो निकल आएगा कितना जल 1 सेकंड में उस नली से प्रवाहित हो रहा है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है प्रवाह की दर के लिए, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल एकदम
याद कर लेना है, न्यूमेरिकल एग्जाम पूछ लेता है तो इसलिए फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसकी सहायता से हम लोग कैसे ज्ञात कर लेंगे भाई, जब हम ये नली बनाएंगे तो उसमें A1 A2 तो पता होगा कि जो सकरे भाग का एरिया कितना है, चौड़े वाले भाग का एरिया कितना है, A1 A2 पता चल गया, G तो पता रहता H। अब ये केवल मेजर करना है कि दोनों जो ऊर्ध्वाधर नलियों में कितना अंतर है तलों में, वो मेजर कर लेंगे, जितने सेंटीमीटर होगा वो H की वैल्यू रख देंगे, A1 A2 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो उस नली में द्रव प्रवाह की दर ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं वेंचुरीमीटर की सहायता से किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव की प्रवाह दर कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग वेंचुरीमीटर पढ़ने के बाद अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एक वैस्राव वेग। ठीक है ना, तो वैस्राव वेग क्या होता है, टॉर्सली की प्रमेय क्या होती है, ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज क्लास यहां समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।